हेलो साथियों, नमस्कार। एलएलबी सिक्स सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर, बीमा इंश्योरेंस, बीमा विधि, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की अगली श्रृंखला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 इस प्रकार है, कालातीत बीमा पत्र क्या होता है? व्हाट इज लैप्स इंश्योरेंस पॉलिसी? वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही एमसीक्यूज निकल करके बाहर आएंगे। आंसर है, कालातीत बीमा पत्र क्या होता है? लेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? यदि बीमा धारक बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की अदायगी अनुग्रह अवधि के भीतर ना करे, तब वह पॉलिसी अनुग्रह अवधि समाप्त होते ही कालातीत हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी होती हैं। यदि ऐसी बीमा पॉलिसी जिस पर 3 वर्षों से कम अवधि का ही प्रीमियम दिया गया है कालातीत हो जाए, तब उस पॉलिसी के प्रति बीमाकर्ता का कोई दायित्व तो नहीं रहता और बीमा धारक ने जितना प्रीमियम दिया है वो सब डूब जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड नंबर, किंतु यदि बीमा पॉलिसी पर 3 वर्षों का पूरा प्रीमियम दे दिया गया हो और तत्पश्चात वो कालातीत हो जाए, तब आहरण नियम लागू हो जाता है। पॉलिसी में ये शर्त दी रहती है कि यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के दौरान नहीं हुआ तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। पॉलिसी के कालातीत होने के बाद कोई दावा उत्पन्न नहीं होता और पूर्ण प्रीमियम जब्त हो जाता है। अर्थात बीमित जीवन यानी जो बीमा धारक है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तथापि व्यवहार में बीमाकर्ता पॉलिसियों के कालातीत होने के बाद भी सभी चुकता प्रीमियम को जब्त नहीं करता, क्योंकि बीमा सिद्धांत तथा कानून में इस संपूर्ण रकम के जब्तीकरण को उचित नहीं समझा जाता है। इसलिए आहरण खंड खा की शर्त के अंतर्गत बीमा धारक को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है। कौन कौन सी सुविधाएं देखिएगा? दावों की सुविधा यानी क्लेम कंसेशन, चुकता पॉलिसी की सुविधा यानी पे अप पॉलिसीज, पेड अप पॉलिसीज के बाद में समर्पण मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू, और नेक्स्ट नंबर है नंबर 4, विस्तारित अवधि पॉलिसी यानी एक्सटेंडेड टर्म पॉलिसी और पुनर्चलन रिवाइवल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, अभ्यर्पण मूल्य क्या होता है? सरेंडर वैल्यू क्या होती है? अभ्यर्पण मूल्य का या समर्पण मूल्य इसको कहते हैं। मूल्य पॉलिसी के नगद वापसी मूल्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? नगद वापसी मूल्य को अभ्यर्पण मूल्य कहते हैं। अर्थात वो नगद रकम जो निगम द्वारा पॉलिसी धारक को उसके द्वारा पॉलिसी का अभ्यर्पण करने पर दिया जाता है, वो कहलाती है। अभ्यर्पण का अर्थ पॉलिसी धारक द्वारा संविदा का स्वेच्छापूर्वक पर्यवसान करना होता है। यदि पॉलिसी धारक अपनी कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन न करना चाहे तो उस पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य नगद प्राप्त कर सकता है, परंतु यह कुछ शर्तों के अधीन होता है। निगम द्वारा जारी पॉलिसियों में दावा से पूर्व अभ्यर्पण संबंधी निम्न शर्तें सन्निहित होती। कौन कौन सी देखिएगा? नंबर 1, कम से कम 3 वर्ष या पॉलिसी में निर्धारित प्रीमियमों की कुल संख्या के 10वें भाग तक। यदि यह 10वां भाग पूरे 1 वर्ष के प्रीमियम से अधिक हो तो प्रीमियम चुका देने के बाद नगद मूल्य के बदले इन पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि तथा सभी प्रकार के अतिरिक्त और अथवा दुर्घटना हित लाभ हेतु भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर लिखित प्रीमियमों की अदा की गई कुल राशि का कितने परसेंट? 30% के बराबर अभ्यर्पण मूल्य दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट सुन लीजिएगा। 1-2 वीडियो और अपलोड होंगे, उनको भी सुन लीजिएगा ताकि परीक्षा में पास वर्ग को अंक प्राप्त कर सके। पुनर्बीमा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन री इंश्योरेंस? पुनर्बीमा, बीमाकर्ता इस विश्वास पर अपना कारोबार करता है कि बीमा संविदा द्वारा दिए गए समय में अन्य जोखिमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला प्रीमियम अपर्याप्त होगा, परंतु भारी रकमों के बीमे की स्वीकृति इस विश्वास को खतरे में डाल देती है और ऐसी दशा में बीमाकर्ता जोखिम के एक भाग का दूसरी बीमा कंपनी में पुनः बीमा करा देता है। इसी बीमा कंपनी को दोहरा बीमा कहते हैं। पुनर्बीमा एक नया बीमा होता है जिसके लिए नई पॉलिसी ली जाती है और यह बीमाकर्ता के उसी दायित्व को जो पहले सीमित था के पूर्ण भाग या कुछ भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है। पुनर्बीमा वस्तुतः बीमे का ही बीमा होता है। पुनर्बीमा की पॉलिसी साधारणतः उन्हीं नियमों से शासित होती है जिनसे मूल बीमा की पॉलिसी शासित होती है। यह भी बीमा की ही तरह, यानी ये कैसा होता है? बीमा की ही तरह होता है। देखिएगा,
पुनर्बीमा की पॉलिसी साधारणतः उन्हीं नियमों से शासित होती है जिनसे मूल बीमा की पॉलिसी शासित होती है। ये भी बीमा की तरह सद्विश्वास की संविदा पर होती है। बीमा की तरह पुनर्बीमा में भी मिथ्या अपदेशन तथा अपकटन के नियम लागू होते हैं। वारंटी का नियम भी वैसे ही लागू होता है जैसा कि मूल बीमा में। नेक्स्ट देखिएगा, जोखिम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई रिस्क? रिस्क क्या होता है? जो रिस्क होता है वो क्या होता है? देखिएगा रिस्क की परिभाषा। जोखिम, जो रिस्क होता है शब्दकोश के अनुसार जोखिम का अर्थ है खतरा, यानी बुरे परिणाम या बुरा अवसर, दुर्घटना या दुर्भाग्य घटित होना। परंतु बीमा व्यवहार में जोखिम का अर्थ है वित्तीय हानि के संबंध में भविष्य की अनिश्चितता। जोखिम की अनिश्चितता जोखिम का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। वास्तव में जोखिम अनिश्चितता के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि अनिश्चितता नहीं है तो जोखिम भी नहीं होगा। किसी आपदा के परिणाम स्वरूप हमें हानि होगी अथवा हानि कब और कितनी होगी, ऐसी समस्त अनिश्चितताओं को जोखिम कहा जाता है। जोखिम कितने भागों में है? देखिएगा, ये भी दो भागों में होता है, प्रत्याशित या कारोबारी जोखिम और शुद्ध और दैवी जोखिम। देखिएगा, प्रत्याशित और कारोबारी जोखिम क्या होता है? प्रत्याशित या कारोबारी जोखिम, जिसे व्यापारिक जोखिम भी कहते हैं, में लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। जैसे ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन के कारण मांग में कमी, औद्योगिक असंतोष, आर्थिक मंदी आदि। ये जोखिम बीमा के लिए स्वीकार नहीं होते। दूसरे वर्ग में जोखिम वे हैं जिनसे केवल हानि की ही संभावना होती है और लाभ की नहीं होती, जैसे अग्नि विस्फोट, बाढ़, भूकंप, उपद्रव, सेंधमारी आदि। इन्हें शुद्ध जोखिम कहते हैं क्योंकि इनसे हानि की संभावना होती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, बीमा योग्य हित से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट? बीमा योग्य हित क्या होता है? बीमा अधिनियम 1938 में बीमा योग्य हित को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बीमा योग्य हित ही एक ऐसा तत्व होता है जो बीमा की संविदा को जुआ की या पद्यम की संविदा से भिन्न करता है। जब तक बीमाधारी में बीमा योग्य हित न हो, बीमा नहीं करा सकता। बीमा संविदा करने वाले पक्षकार इस बात के लिए सहमत होते हैं कि किसी ऐसी घटना के घटने जिसमें उनका कोई तात्विक हित न हो, उनमें से एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा। इसी तात्विक हित को बीमा योग्य हित कहते हैं। जस्टिस लॉरेंस ने बीमा योग्य हित को परिभाषित करते हुए कहा कि उसे बीमित वस्तु से इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि उसके अस्तित्व से बीमा धारक को लाभ और उसके नष्ट होने से बीमा धारक को हानि हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, बीमा विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी अंडर लॉ ऑफ इंश्योरेंस? क्योंकि आप वकील बनने जा रहे हैं तो आपके लिए सब बहुत उपयोगी है। इस प्रकार के चैनल से कांटेक्ट रखना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आगे भी आपको सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा, आंसर देखिएगा, बीमा विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अंडर लॉ ऑफ इंश्योरेंस। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बीमा विधि को विनियमित करने वाला प्रमुख सिद्धांत है। जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और बीमारी की बीमाओं के सिवाय अन्य सभी प्रकार की बीमारियों में क्षतिपूर्ति ही नियामक सिद्धांत है। जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और बीमारी की बीमाओं में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अपने संपूर्ण अर्थ में नियामक सिद्धांत तो नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई मोल नहीं है। इनमें बीमाकर्ता को पॉलिसी में नियत राशि को देना होता है। बीमा की संविदा के अंतर्गत बीमाकर्ता यह जिम्मेदारी लेता है कि वो बीमाधारी को बीमित जोखिम से उत्पन्न हानि पर बीमाधारक की क्षतिपूर्ति करेगा। क्षतिपूर्ति द्वारा बीमाधारी को हानि होने पर लगभग उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाता है जिस स्थिति में वो क्षति से तत्काल पूर्व था। क्षतिपूर्ति के अंतर्गत बीमा की संविदा में कोई लाभ बीमाधारी को नहीं होता है। संक्षेप में देखिएगा, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अर्थ ये है कि बीमाधारक को हानि होती है तो उसको धन के रूप में हुई वास्तविक हानि की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, आसन्न कारण का सिद्धांत क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमा काउजा? इस मैक्सिम को भी याद कर लीजिएगा। प्रोक्सिमा काउजा मीन्स होता है आसन्न कारण, यानी निकट कारण। आसन्न मीन्स निकट होता है। आसन्न कारण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमा काउजा, जहां बीमित वस्तु की हानि कई घटनाओं के कारण से होती है जिसमें बीमित, अबीमित या वर्जित घटनाएं शामिल होती हैं, वहां क्षतिपूर्ति के दायित्व के बारे में विवाद से उत्पन्न कठिनाई के निस्तारण के लिए न्यायालय द्वारा आसन्न कारण के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। समुद्री विधि का एक मौलिक सिद्धांत है कि आसन्न कारणों को देखो, दूरस्थ कारणों को मत देखो। समुद्री विधि का एक मौलिक सिद्धांत क्या है? कि नजदीकी कारण को देखा जाए।
समुद्री विधि अधिनियम 1963 की धारा 55 भाग 1 में उपबंध है कि बीमाकर्ता ऐसी किसी हानि के लिए दायित्वहीन नहीं होता जो बीमित जोखिम के आसन्न कारण से ना हुई हो, किंतु इस अधिनियम में आसन्न कारण को परिभाषित नहीं किया गया है। पावसे एंड कंपनी बनाम स्कॉटिश यूनियन नेशनल कंपनी 1908 टाइम्स अक्टूबर 17 प्रीवी काउंसिल के मामले में आसन्न कारण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ये वो कार्यशील व सक्षम कारण है जो घटनाओं को एक गति के क्रम में डाल देता है, जिसकी किसी निश्चित परिणाम में परिणति होती है और जिसमें आरंभ में किसी बल का हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यासन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? प्रत्यासन का सिद्धांत क्या होता है? प्रत्यासन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रत्यासन का सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसके आधार पर बीमाकर्ता बीमा धारक का स्थान ग्रहण कर लेता है। वीडियो पूरा सुनिएगा तभी पूरा लाभ मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यदि बीमाकर्ता ने बीमित विषय की हानि की क्षतिपूर्ति बीमा धारक को कर दी है और बीमा धारक को अन्य पक्षों में कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है तो भी अधिकार बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस ब्रेड्स ने इस सिद्धांत को इस प्रकार वर्णित किया है। इस प्रकार देखिएगा कि एक व्यक्ति जो पूरी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है तो दो लाभ लेने का अधिकारी नहीं है। यदि उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे उसकी हानि कम हो सकती है तो उस साधन का उपयोग का हक बीमाकर्ता को होगा। इतनी मेहनत के लिए वीडियो लाइक तो बनता ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा 1 सेकंड रुक करके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अविधाय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन? उत्तर देखिएगा, अविधाय का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अविधाय का सिद्धांत तो केवल उन्हीं बीमा संविदाओं पर लागू होता है जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। जो बीमा संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है उसमें अविधाय का सिद्धांत लागू नहीं होता। अविधाय का सिद्धांत निम्नलिखित 2 प्रकार की परिस्थितियों में लागू होता है, जहां बीमाधारक अपनी संपत्ति के मूल्य से अधिक का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं से कराता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 2, जहां बीमाधारक अपनी संपत्ति के वास्तविक मूल्य का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं से कराता है। उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में हानि होने पर समुद्री बीमा की दशा में किसी एक बीमाकर्ता पर या सभी पर तथा अग्नि बीमा की दशा में सभी बीमाकर्ताओं पर क्षतिपूर्ति के बीमाधारक द्वारा दावा किया जा सकता है, लेकिन वह वास्तविक हानि से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त तो नहीं कर सकता है। प्रारंभ में सामान्य विधि जो कॉमन लॉ होता है में अविधाय के सिद्धांत के अंतर्गत बीमाधारक किसी भी बीमाकर्ता से बीमित राशि की सीमा तक ही अपनी पूर्ण हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य कर सकता है। देखिएगा सॉल्वेज प्रभार क्या होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सॉल्वेज प्रभार देखिएगा बड़ा ध्यान से इसको। सॉल्वेज चार्ज, सॉल्वेज प्रभार का मानक क्लास द्वारा परिभाषित नहीं किया गया, परंतु इसके संबंध में शासी विधि को लागू किया गया है। समुद्री विधि अधिनियम 1963 की धारा 65(1) सॉल्वेज प्रभार के संबंध में यह उपबंध करती है कि बीमित जोखिमों द्वारा होने वाली हानि को रोकने में होने वाले सॉल्वेज प्रभारों को इन जोखिमों से हानि के रूप में पॉलिसी में अभिव्यक्त किसी हानि के अधीन वसूल किया जा सकता है। इसी धारा के उपखंड 2 सॉल्वेज प्रभार उद्धरण प्रभार को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है। कौन से? देखिएगा, सॉल्वेज प्रभारों का अर्थ ऐसे प्रभारों से है जो संविदा से स्वतंत्र रूप से किसी उद्धरक द्वारा समुद्री विधि के अधीन वसूल किए जाने योग्य है। ऐसे संकटों का जिनका बीमा किया गया है रोकने के प्रयोजनों के लिए बीमा धारक द्वारा, उसके अभिकर्ताओं द्वारा या उनके द्वारा किराए पर नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उदाहरण स्वरूप की गई सेवाओं के व्यय इसमें शामिल नहीं है। ऐसे व्यय जहां वे उचित ढंग से उपगत किए जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार जिनमें वे उपगत किए गए थे, विशेष प्रभारी अथवा साधारण औसत हानि के रूप में लागू किए जा सकते। अब देखिएगा भोजन के उद्देश्य। व्हाट आर ऑब्जेक्ट ऑफ लोडिंग? भोजन मोटरयान अधिनियम की धारा 113(1) राज्य सरकार को ऐसे वाहनों के संदर्भ में परमिट निर्गत करने की शक्ति को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का और किसी क्षेत्र या रूट में उनके प्रयोग में प्रतिबंधित करने या मना करने के आदेश निर्गत करने का अधिकार प्रदान करती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण शेख जफर हुसैन AIR 1982 मद्रास बाद में मिलता है। इस बाद में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत एक लारी को 23,437 पाउंड के भार के वजन ले जाने की आज्ञा दी गई थी।
इसके परमिट पर मद्रास राज्य में चलाने के लिए मद्रास में रोड ट्रांसपोर्ट संगठनों के द्वारा पति हस्ताक्षरित यानी काउंटर साइन कर दिया गया। परंतु मद्रास में 15 मार्च 1947 के जियो नंबर 1032 के अंतर्गत माल वाहनों का भार जो है वो 9 टन के लिए प्रतिबंधित था। इसलिए माना गया कि मद्रास में 9 टन से अधिक भार नहीं हो सकता, भले ही आंध्र प्रदेश में वाहन इससे अधिक भार के लिए क्यों न रजिस्टर्ड किया गया हो। भार को मापने का एक विहित ढंग होना चाहिए। भार को मापने का यह तरीका ठीक नहीं है कि बोरे को नापा और ले जा रहे अन्य बोरे से उसका गुणा कर दिया। इस प्रकार की गणना पर आधारित दोष सिद्ध पोषणीय नहीं होगी। देखिएगा, माल वाहन में अतिभारित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुराने अधिनियम में 2 परिवर्तन के साथ धारा 114 को उपबंधित किया गया है। जब वाहन पर अतिभारित यानी ओवरलोड होने की आशंका रहती है तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति ड्राइवर से वाहन को तुलवाने के लिए तुला साधक यानी जो वेइंग डिवाइस है, तराजू है या कांटा है या धर्म कांटा है तक ले जाने के लिए कह सकता है, जो या तो किसी भी स्थल यानी पॉइंट से 10 किलोमीटर के अंदर या आगे के रास्ते पर हो या वाहन के गंतव्य यानी डेस्टिनेशन से 20 किलोमीटर के अंदर हो। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मापन प्रक्रिया जो पेमेंट है पर वाहन का भार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में उल्लिखित कुल वाहन भार से अधिक हो तो अधिकृत व्यक्ति ड्राइवर को अधिक भार को उतारने तथा वाहन को न चलाने का जब तक ये कार्य पूरा न हो जाए का लिखित आदेश दे सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है वो अपने आदेश को परमिट पर उल्लिखित कर दे तथा अपने आदेश की सूचना परमिट निर्गत करने वाले अधिकारी को दे दे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, समुद्रीपोद्यम क्या होता है? मैराइन एडवेंचर। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 घ के अंतर्गत समुद्री पोद्यम को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार समुद्री पोद्यम में निम्नलिखित पोद्यम शामिल हैं। कौन कौन से? जहां किसी योग्य संपत्ति को समुद्री संकटों के प्रति उच्छन्न किया गया हो, या फिर नंबर 2 जहां कोई माल भाड़ा, यात्रा भाड़ा, कमीशन लाभ या अन्य वित्तीय लाभ का अर्जन या प्राप्ति अथवा किन्हीं अग्रिम ऋणों या संवितरणों की प्रतिभूति उस बीमित संपत्ति के समुद्री संकटों के प्रति उच्छन्न होने से संकटापन्न होती हो। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3, जहां समुद्री संकटों के कारण बीमित संपत्ति के स्वामी द्वारा उसमें हितबद्ध या उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व उपगत होता हो। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, मोटर बीमा पर टिप्पणी। मोटर बीमा क्या होता है? देखिएगा, मोटर बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस, मोटर बीमा के अंतर्गत मोटर वाहन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक तो कार होती है यानी 4 पहिया वाहन जिसको हम कहते हैं स्टेशन वैगन, 3 व्हीलर भी उसी के अंतर्गत आता है, केबिन स्कूटर भी आता है यानी जो गाड़ी जो बंद है जिसके अंदर बैठ करके आदमी उसको चलाता है, ड्राइव करता है। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मोटरसाइकिल या स्कूटर, ये दूसरा इसका प्रकार है। और तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक वाहन जिनसे हम व्यवसाय करते हैं, चाहे वो सवारी बैठाने का हो या माल ढोने का हो। इन 3 प्रकार के वाहनों के संबंध में 2 प्रकार की पॉलिसियां भी होती हैं। एक तो पहली पॉलिसी होती है कानूनी दायित्व पॉलिसी, यानी जो कानूनी दायित्व है उसको पूरा करने के लिए एक पॉलिसी होती है, जैसा कि हम अपनी गाड़ियों का बीमा कराते ही है कि बीमा नहीं है तो पुलिस चालान कर देगी, वो कानूनी दायित्व है। और नंबर 2 है व्यापक पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी जो हमें क्षतिपूर्ति देगी, यानी हमारे द्वारा किसी को क्षति हो जाए या किसी के द्वारा हमें क्षति हो जाए, हमारे माल की क्षति हो जाए, उसकी पूर्ति करे। तो इस प्रकार की ये मोटर इंश्योरेंस के प्रकार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी 1-2 वीडियोज और लोड होंगे, बड़े अच्छे हैं कंटेंट के संबंध में, विस्तृत आपको पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा। इससे परीक्षा में हो सकता है कुछ लाभ, अतिरिक्त लाभ जो है प्राप्त हो जाए। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।